क्या लगा था नहीं आएंगे? अरे गलत। ले, फिर से आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़का पे। और आज हम लेके आए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा का पार्ट 2, जो कि 2023 का मॉडल सॉल्व पेपर लेके आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर आपका ये दिया हुआ है, और टेलीग्राम पर आप जीएस का तड़का सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, आपको फ्री पीडीएफ पूरी की पूरी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, आइए, हम लोग 25 क्वेश्चन तक कर चुके थे और अब शुरुआत करते हैं 26 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? आपके ऑप्शन हैं अनुष्का शंकर, किशन महाराज, उस्ताद अहमद रहमान खान और अली अहमद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुष्का शंकर। इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? अनुष्का शंकर। ठीक है, इन्हें 2003 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2003 में कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके वाणिज्य बंधक यानी कॉमर्शियल मार्गेज, दूसरा है चालान वित्त पोषण, तीसरा है व्यक्तिगत वित्त, और ऑप्शन डी है सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त। ठीक है, सूक्ष्म वित्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका केरल। ठीक है, केरल का है। और भरतनाट्यम में क्या होता है? भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। क्या है आंध्र प्रदेश का? कुचिपुड़ी। ठीक है, असम का कोई शास्त्रीय नृत्य इतना वो नहीं है, बाकी वो स्थानीय तौर पे चलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके बाबर और राणा सांगा, बाबर और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। जल्दी बताइए, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा। देखिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट में आप क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखिए कि हाँ ये क्वेश्चन हुए, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम जो है और भी वीडियो इससे अच्छी लेके आएँ। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। देखो, बाबर के 4 ही युद्ध हुए हैं, लेकिन कैसे याद रखना, उसका ट्रिक क्या है कि पानी पी, खाना खा, पानी पी, खाना खा, चंदा ले, घर जा और मर जा। क्या? मर जा। अब देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें देखो कैसे आएगा। पानी पी यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। कब हुआ? 1526 में। ठीक है, फिर खाना खा 1527 में यानी खानवा का युद्ध। फिर चंदाले यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में। और फिर कौन सा आया? घाघरा का युद्ध 1529 में। और कब मरा वो? 1530 में। ठीक है ना, तो कैसे याद रखना है? पानी पीने में खाना खा, फिर चंदा ले, घर जा और मर जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए संस्थागत कारक नहीं है? और इसका ऑप्शन है बिजली, भूमि सुधार, खेतों का आकार और भू-धृति। तो कौन सा ऐसा है जो संस्थागत कारक नहीं है कृषि के लिए? कृषि के लिए कौन सा नहीं होगा? तो इसमें बिजली होगी, क्योंकि भूमि सुधार, खेती कारक और भू-धृति ये सभी भूमि से संबंधित है, और भूमि किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर केवल बिजली ही जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे। किस पे चलते हैं? 31 पे। और पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है आपके बांसुरी, सारंगी, गिटार और क्या है? सरोद। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, पंडित राम नारायण किससे संबंधित थे? किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बिल्कुल बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारंगी। किससे संबंधित हो जाएंगे? सारंगी से। ये कहाँ के थे? ये बाबू थे महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए कि किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास, विशेषाधिकार
ऑप्शन सी है आपका निंदा प्रस्ताव और समापन, ठीक है ना। सदन द्वारा, पहले क्वेश्चन को समझिए कि सदन द्वारा जो है वो जो प्रस्ताव है उसको अगर छोटा किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अविश्वास, विशेषाधिकार, निंदा प्रस्ताव और समापन, तो उसको क्या कहा जाएगा, समापन। क्या कहा जाएगा, समापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। देखिए पहली बार अगर कि ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था पहली बार, तब तो 1951 आता, लेकिन उन्होंने एक अगली लाइन, अगला शब्द जोड़ा, वो क्या पूछा है कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। तो प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, वो किया गया था 1976 में। कब किया गया है, 1976 में। ये कौन सा 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। अब एक मिनट, इसको याद कैसे रखना है, देखो एक 1978 आता है, एक आता है 1976, ठीक है। अब जब 42वां संविधान संशोधन होगा तो 1976, और जब 44वां संविधान संशोधन होगा तो 1978। कैसे याद रखना है, 4 और 2 को जब आप जोड़ोगे तो लास्ट वाला 6 नंबर निकल के आता है, और 4 और 4 को जब जोड़ोगे तो लास्ट वाला नंबर 8 निकल के आता है। तो आप ये याद रखोगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। अब कैसे याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में। और क्या क्या जोड़ा गया था, उसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे, सपा, ये सपा वो वाली नहीं जो चुनाव वाली होती है, ये सपा ये वाली है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता, ये तीनों चीज इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है, 1976 में। चले आओ, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और असम, किस में मनाया जाता है, बताइए। बिल्कुल, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असम। भोगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। ये फसलों की कटाई के समय जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। ऑप्शन सुनिए और मैं लिख देता हूँ, 1773 में, ठीक है ना, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। ऑप्शन आपके वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स कॉर्नवालिस और थॉमस मुनरो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। भारत के गवर्नर जनरल बने थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग्स। समझ में आया, क्योंकि देखिए अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको समझिए। पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है क्या कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान से सुनिएगा, और ऑप्शन जो है विलियम बेंटिक नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन देखिए विलियम बेंटिक नहीं दिया हुआ है। तो अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि भारत का नहीं हो सकता, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, क्योंकि यही हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर है वही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम वारेन हेस्टिंग्स को लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब, पहली बात तो प्रश्न ऐसा है कि वो ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा, तो जो सबसे नज़दीक होगा हमें वही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम ये समझेंगे कि वो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, ठीक है, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बिल्कुल इसको बहुत लोग जानते होंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा था, सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है। ऋग्वेद के बाद फिर कौन सा आया, यजुर्वेद आया। यजुर्वेद के बाद फिर कौन सा आया, सामवेद आया। और सामवेद के बाद फिर सब कौन सा आया, अथर्ववेद आया, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। और जो तीसरा मंडल है वो किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र इसी में लिखा गया है, ठीक है ना। सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने लिखी थी, विश्वामित्र ने लिखी थी। किसने लिखा था, विश्वामित्र जी ने लिखा था गायत्री मंत्र, ठीक है। चलिए आइए, 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ। कुछ लड़कों को तो मजा आ गया होगा, ऐसी जो है ऐसी बुक लिखनी भी चाहिए, है ना। द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन आपके डीनू मौर्य के, संजय सूरी के। ऑप्शन तीसरा है, एक सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है आपका इमरान हाशमी के और जॉन अब्राहम। बिल्कुल, अगर जो लोग मूवी देखते होंगे उन्होंने तुरंत याद कर लिया होगा, भाई अगर नहीं भी आता, अगर वो नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो भी वो गोला मार के आएंगे इसमें, किस पे, इमरान हाशमी में, ठीक है। द किस ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं। किशोर कुमार, प्रणब मुखर्जी, काशीनाथ घाड़ेकर
और सुनील छेत्री। ठीक है, हाँ, प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी हैं, तो कौन है? वो हैं किशोर कुमार। कौन है? किशोर कुमार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1929 में, एमपी में हुआ था, 1929 में, मध्य प्रदेश में। खैर अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखो इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो कौन बचाती है? फिर से सुनिएगा, कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों विकिरणों से बचाती है? कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? उसको रखते हैं किससे? O3 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं या O से भी दिखा सकते हैं, कोई वो नहीं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। ठीक, हटाएं इसको। अब देखो O3 होता है। अच्छा, ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है? तो आपने सुना होगा कि कई लेयर में बटा हुआ, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो उसको याद करने की तरीका कैसे है? आप ऐसे याद रखोगे, आई मोस्ट, EIM मोस्ट की जगह देखो S लिखो और T लिखो, और SO जो है ना वो इसके बीच में रखो। कहाँ रखो? S के नीचे वाले में रखो O। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो ये तो सबसे नीचे वाला मंडल हो गया, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। फिर उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल के निचले वाले स्थान पे कौन होता है? ओजोन मंडल होता है। फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये पांचों मंडल इस तरीके से होते हैं, और ओजोन मंडल किसके साथ जुड़ा होता है? समताप मंडल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 है मौसम में। और थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब करते रहो भैया, हल्का सा धक्का लगाते रहो ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे बाबू भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन द्वारा संचालित होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, तारे, जोवियन ग्रह किसके द्वारा परिवर्तित होते हैं? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो पापा है वो पापा ही रहेगा, वो चाचा नहीं हो जाएगा। यानी कौन? सूर्य। ठीक है ना, सूर्य जो है, सूर्य की वजह से सारे के सारे मौसम, सारी की सारी जलवायु परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और हम यहाँ किच्ची बिच्ची की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह किच 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 लड़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं बाबू भैया। आइए 41, क्वेश्चन नंबर 41 है दंतदुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित हैं? दंतदुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित हैं? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चेर। तो दंतदुर्ग किससे संबंधित हैं? बताइए। बिल्कुल, दंतदुर्ग किससे संबंधित हैं? 41 का राष्ट्रकूट। ठीक है, किससे संबंधित हैं? राष्ट्रकूट। और दंतदुर्ग ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो समझिए कि महाराजा धीराज। उस समय महाराजा धीराज की उपाधि अपने आप में सबसे बड़ी मानी जाती थी। ठीक है ना, महाराजा धीराज, परमेश्वर, दंतदुर्ग की उपाधियां हैं ये। ठीक है, परमेश्वर और परम भट्टारक। कौन सी? परम भट्टारक। तो ये 3 उपाधियां वो खुद ही धारण किए थे। कौन? दंतदुर्ग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को कहा जाता है शंकु, ढलान, उत्खंड और द्रोणिका। ब्लॉक पर्वतों में जो उत्थान ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? देखिए, उत्थान मतलब उठे हुए। ठीक है, उठे हुए द्रोणिका, उठे हुए को क्या कहते हैं? द्रोणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रोणिका कहा जाता है ब्लॉक पर्वतों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस से होके गुजरेगी? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश। आप एक बात समझो, देखो गुजरात जो है वो मैपिंग में यहाँ पे है। ठीक है, इंडिया के मैप में गुजरात वाला ये है, उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश है और यहीं पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं गुजरात के हजीरा से स्टार्ट होगा और वो जगदीशपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँच जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पहुँच जाएगा? ये आपका मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश तक चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं, देखिए पहला भाग मान लो 1 होगा। ठीक है, दूसरा है भाग 5, तीसरा क्या है? भाग 4 और चौथा क्या है? भाग 2। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, और भाग 2 में क्या है? नागरिकता, हमारी
नागरिकता की हमको नागरिकता कैसे मिल सकती है, हमारी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 में क्या है, भारत और राज्यों का संघ, ठीक है, ये नंबर 1 में है। तो 1 में ये हो गया, 2 में नागरिकता हो गया, 3 में मौलिक अधिकार हो गया और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। एक चीज़ और समझो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो जो भी हैं उनको न्यायपालिका में क्या कहते हैं उसको मतलब केस नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध आप केस नहीं कर सकते हैं इसके तहत, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण गरीबी का नहीं है। निरक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन, कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में कमी और पूंजी में कमी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, ठीक है ना। भारत में ग्रामीण गरीबी का नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और विवाद समाधान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 137 अनुच्छेद 137 के तहत कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही न्याय की जो है वो समीक्षा कर सकता है, दोबारा समीक्षा कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। इसको कहाँ से लिया गया है बाबू भैया, इसको लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताइए। ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हालांकि उन्होंने जब स्थापना की थी तो राम मोहन राय थे, उन्हें राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, जहां पर जाकर के कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में कहाँ मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। कब की थी, 20 अगस्त 1828 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। ऑप्शन है आपके जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या आवागमन। तो इसमें क्या जवाब हो जाएगा कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्र में, जैसे आपकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि 1000 है, तो कितने एरिया में है, या 1 किलोमीटर में होगा या आधे किलोमीटर में होगा। तो ये इस तरीके से जब एरिया आप निकालते हो तो क्या कहलाता है कि जनसंख्या बटे एरिया क्या कहलाएगा, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। आइए, हाँ, प्रति इकाई क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, प्रति इकाई क्षेत्र मतलब क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ऑप्शन है कि केवल एक और दो, ना तो एक ना दो और ना केवल दो। तो इसका सही जवाब जानते क्या है, इसका फिर से समझिए आप। देखिए, नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है और द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों सही, पहला भी सही है और दूसरा भी सही, क्योंकि भारत की जो वास्तुकला है वो ऐसे चलती है। मान लीजिए ये इंडिया है, ये गुजरात हो गया, ये इधर आप आए दक्षिण भारत हो गया, और यहाँ से जो है नॉर्थ वाला सीजन शुरू हो गया, तो ये वाला एरिया बढ़ गया। अब यहाँ से जो है इसके ऊपर नागर शैली बनता है, इसके नीचे द्रविड़ शैली बनता है, ठीक है, और बीच में जो है बेसर शैली बनती है। बीच में कैसी शैली बनती है, बेसर शैली, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 शैलियों में मंदिरों का निर्माण होता है। जैसे अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो चूंकि उत्तर में है अयोध्या में, तो किस शैली में होगा, नागर शैली में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और आपके ऑप्शन है, पहला पूर्वी घाट, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, और कौन सा है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है ना। बताइए भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी हो जाएगी आपकी अरावली श्रेणी। कौन सी हो जाएगी, अरावली श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ये गुजरात में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये यहाँ तक ऐसे फैली हुई है, ठीक है। कौन, अरावली पर्वत की श्रेणी लगभग 1100 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली हुई है, ठीक है। तो देखिए आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट और ये कैसे देख सकते हो, देखो
ये आप जब मैप बनाओगे ना, ये देखो ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, गुजरात के नीचे वाला एरिया जो है ना ये पश्चिमी घाट का हो गया। और जो इस साइड बन रहा है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, जो ब्लू कलर से बन रहा है ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? पूर्वी घाट है। और जब सतपुड़ा श्रेणी देखते हैं तो सतपुड़ा श्रेणी के लिए मैं कलर चेंज कर दूँ, चलो पीले से दिखाता हूँ तुम्हें। सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पे आती है, देख रहे हो ना, ये सतपुड़ा श्रेणी का रेंज आता है। तो अब देखो, एक तो आपकी ये पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी में पूर्वी घाट, और इसके उधर सतपुड़ा श्रेणी हो गए। अब जब आप देखोगे ना, ये ब्लैक से दिखा दूँ, चलो हाँ चलो ब्लैक से दिखाते हैं। और ये आपकी रहेगी ऐसे अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी रहेगी? अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो चलो अब आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। ये 2023 का मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट में बनाया गया है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जो है हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पर जो है, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं जीएस का तड़का, और व्हाट्सअप पर आप सर्च कर सकते हैं हमारे इस मोबाइल नंबर से। आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, ठीक है, और सभी का सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों। और अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और शेयर बहुत कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया, चलिए।